हमारा आज का टॉपिक है अपकमिंग ट्रेड वार एंड इंडिया। इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करें इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल तक्षशिला ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को देखने के बाद या पहले से अपलोडेड वीडियोस को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर उस रिमार्क को कर सकते हैं। इसके अलावा आप तक्षशिला upsc@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर है 9810225789। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, मैसेज भी अवेलेबल है, कॉल भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, अपकमिंग ट्रेड वार एंड इंडिया। तो ये टॉपिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से उन्होंने ट्रेड को लेकर जो ट्रेड का इम्बैलेंस है, डेफिसिट है और जो टैरिफ है उसमें रिलेटिवली यूएसए का टैरिफ विथ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जिसके साथ वो ट्रेड करता है लोअर एंड पर है। तो उसको लेकर जो उन्होंने एक नई टैरिफ वार के तरीके की जैसी चीज इनिशिएट की है उसको लेकर सिविल सर्विसेज में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो उस पैटर्न पर अगर हम आते हैं तो दो क्वेश्चंस मैंने लिखा है जो लगभग सारे एंगल को टच करता है कहीं ना कहीं। तो पहला क्वेश्चन, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपकमिंग ट्रेड वार between major global economies, what are the potential opportunities and challenges for emerging economies like India? तो upcoming trade war initiation made by USA under the leadership of President Trump, लेकिन अब उसका जो जवाब है वो भी है, कनाडा अपना जवाब दे रहा है, यूरोपीय यूनियन अपना दे रहा है, चाइना अपना दे रहा है, इस तरह से अदर कंट्रीज भी इसका जवाब दे रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन इंडिया लेवरेज, मतलब इस संभावनाओं का दोहन कर सकता है, किस तरह से, दिस सिचुएशन टू बूस्ट इट्स ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ while mitigating risk such as supply chain disruption and protectionist policies। इसमें देखो, इसमें बहुत सारी चीजें अंडरलाइन की हुई है। क्या? बूट्स इस ट्रेड, दूसरी चीज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल मिटिगेटिंग रिस्क सच एज क्या है, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। इंडिया इसको एज ए अपॉर्चुनिटीज किस तरह से यूज कर सकता है, तो देखते हैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर और फिर धीरे से आगे चलते हैं। मैं इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि एटलीस्ट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अखबार को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, दे आर कंज्यूमिंग न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, वेदर इट्स बेस इज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ टर्म टैरिफ एंड द क्वेश्चन इज कि व्हाई इज ट्रम्प यूजिंग दैम, टैरिफ को ट्रम्प क्यों यूज कर रहे हैं। तो टैरिफ का एक छोटा सा डिफिनीशन, टैरिफ्स आर द टैक्सेस चार्ज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। The companies that bring that foreign goods into the country pay the tax to the government. It means कि अगर आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है अगर इंपोर्ट हो रहा है तो। दूसरी चीज, फर्म में चूज टू पास ऑन सम और ऑल द कॉस्ट ऑफ टैरिफ टू कस्टमर्स, यानी इंक्रीज ऑफ टैरिफ जो प्राइस है वो बढ़ाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है इस चीज से। तीसरी चीज है, द यूएस एज ए टिपिकली चार्ज लोअर टैरिफ ऑन गुड्स देन अदर कंट्रीज। यूएस का जो टैरिफ रेट है जिनके साथ वो ट्रेड करता है विथ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लोअर एंड पर है। इकोनॉमिस्ट फियर, मतलब जो अर्थशास्त्री हैं वो डरते हैं, वो ये मानते हैं कि ट्रम्प के जो न्यू टैक्सेस हैं, लेवीज हैं, टैक्सेस हैं और टैरिफ है ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, व्हाट विल द इम्पैक्ट विल बी, वो ये है कि शार्प इंक्रीज इन द प्राइसेस कंज्यूमर्स पे इन द यूएस एंड अराउंड द ग्लोब, नॉट ओनली इन यूएस, अराउंड द ग्लोब। तो ये पता है ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इफ वन कंट्री इज अफेक्टेड, मेजर कंट्रीज लाइक यूएसए इज अफेक्टेड,
देन द इम्प्लीकेशंस इज ऑन इंटायर वर्ल्ड, हर कंट्री कहीं ना कहीं उस इम्प्लीकेशंस को कैटर करता है। अब सवाल है कि वाई इज ट्रंप यूजिंग टैरिफ्स। किसी के भी मन में होगा कि जब यूएस की इकोनॉमी ऐसी है तो इसके पहले जो बिडेन थे वो किस पॉलिसीज की तरह चलते हैं। तो यहां पर जरा हमें अपने खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बिडेन थे, अब ये रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, और ट्रंप का जो सोच है वो एक मैंडेट लेकर आए हैं। तो मैंडेट एक कैंपेन के ऊपर डेवलप होता है, वो कैंपेन उस देश की डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर डेवलप किया जाता है। अगर कोई लीडर किसी कंट्री को कमिटमेंट को डिलीवर कर रहा है तो फिर रिप्लेस कैसे होगा। तो उसकी जो विफलताएं हैं अदर लीडर्स उसको बढ़ाते हैं, लोगों के बीच में ले जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन ही इन सब चीज़ों पर था कि मतलब टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, द गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका स्टार्ट्स नाउ। और उनको ये था कि वो कंट्रीज जो यूएसए के खिलाफ बहुत ज़्यादा टेरिफ रेट्स रखे हुए हैं उसको वो रेसिप्रोकल टेरिफ रेट करेंगे, मतलब वो जितना रखा है उतना यूएसए करेगा। तो यूएसए एक इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर आएगा जिससे वहां के डोमेस्टिक डिमांड बने रहे, जॉब ग्रोथ बना रहे, जॉब क्रिएशन बना रहे। कैसे बना रहे ये तो इकोनॉमिस्ट समझेंगे या आने वाली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के बाद समझ में आएगा। लेकिन जो बिलीव है कि जो यूएसए की करंट सिचुएशन या करंट क्राइसिस है वहां की लीडरशिप ये मानती है कि टेरिफ जो है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की टेरिफ्स आर द सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रम्प्स ओवरऑल इकोनॉमिक विजन। जो इकोनॉमिक विजन है किसी देश का, तो यूएसए का जो करंट लीडरशिप के अंडर में इकोनॉमिक विजन है वो ये मानता है कि टेरिफ सेंट्रल पॉइंट पर है। ही सेज टेरिफ विल बूस्ट यूएस मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कहने का मतलब जब इंपोर्ट करना मुश्किल होगा, महंगा होगा, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट विल क्रिएट जॉब, दैट विल क्रिएट डिमांड, और डोमेस्टिक डिमांड को वो पुश करेगा। एंड प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा जब मैन्युफैक्चरिंग लोकली होगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे, उसके बाद से रेजिंग टैक्स रेवेन्यू होगा एंड ग्रोइंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी। उससे यूएसए की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो चैलेंजेस को फेस करी उससे बाहर आएगी। उनका अपना भी एक और बिलीव है, वो कहते हैं ही ऑल्सो वांट्स टू रिस्टोर अमेरिकाज ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बैलेंस। तो मतलब अमेरिका के ट्रेड को हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेड बैलेंस कहाँ मिसमैच कर गया है। एक ग्लोबल पावर है, उसकी इकोनॉमी है जो लगभग इतने सालों से, लगभग 70-80 सालों से सारे ताने बुने उसी के इर्द गिर्द बुने जा रहे हैं। तो किस तरह से उसकी इकोनॉमी फंस गई है, कहाँ फंस गई है, और उसको निकालने के लिए जो एग्जिस्टिंग यूएस लीडरशिप है वो किस तरह से आगे जा रही है। उनका ये कहना है कि रिड्यूसिंग द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाउ मच द यूएस exports and how much imports to the individual countries। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये थोड़ा सा स्टैटिक फिगर है। ये फिगर कोई मैं लिखने के लिए आंसर राइटिंग में एक कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, और कहीं आप फिगर डालते हो तो उससे मजबूत होते हो। तो अमेरिका का देखो ट्रेड बैलेंस कैसे है। ट्रेड क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। ये गुड्स को लेकर है, अगले साइड में सर्विसेज को लेकर है। पहला पॉइंटर जो है वो इंडिकेट करता है कि यूएसए का टोटल ट्रेड कितना है। तो यूएसए टोटल सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन है। कितने का ट्रेड करता है, $7.0 ट्रिलियन का, $7.0 ट्रिलियन का ट्रेड है। और ये किसके पीछे है, तो चाइना के बाद है। चाइना सबसे बड़ा ट्रेड कर रहा है, इसके बाद से यूएसए है। ये 2022 के आंकड़े हैं, ये रिलेवेंट है, प्रमाणिक हैं। कॉमोवेश ये हर साल ऐसे ही आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा इसमें भेद विभेद नहीं है। तो ये जो पब्लिश्ड आंकड़े हैं इसको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये लिया हुआ है। अब क्या है, यूएसए का जो ट्रेड है उसमें हमने बता दिया कि $7.0 ट्रिलियन का है। वो क्या करता है, द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेकेंड लार्जेस्ट गुड एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट। तो यहां पर हमने कर दिया एक्सपोर्ट कर रहा है, कितने का, मतलब वो भेज रहा है। तो कितना, $2.1 ट्रिलियन, ठीक है। और इंपोर्ट कितने का कर रहा है, द लार्जेस्ट गुड इंपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, यूएस लार्जेस्ट है। एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर है, मंगाने में पहले नंबर पर है। तो कितने का इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट करता है $3.2 ट्रिलियन का।
तो एक्सपोर्ट कर रहा है 2.1 का और इंपोर्ट कर रहा है 3.2 का, यही डेफिसिट हो गया। और वो जो एक्सपोर्ट करता है वो किसको सबसे ज्यादा कर रहा है? तो कनाडा को। और किसको कर रहा है? गुड्स में तो कनाडा को कर रहा है। और इसके ट्रेड पार्टनर कौन कौन से हैं? तो मैक्सिको है, कनाडा है, चाइना है, यूके है। यूके को भी ये एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन नेशंस हैं, इसके अलावा इंडिया भी है, लेकिन वो 1 to 10 में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किसका किसका पाई बैठक क्या है। द यूनाइटेड नेशन इज द लार्जेस्ट गुड्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। यूएस गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड टोटल $3.3 ट्रिलियन। चाइना वाज द टॉप सप्लायर, यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंटिंग 16.5%। तो ये गुड्स का आंकड़ा आ गया। तो इससे तो ये समझ में आ गया कि गुड्स को लेकर ये चीज क्लियर है कि ट्रेड बैलेंस नहीं है, यूएसए का ट्रेड पूरी तरह से डेफिसिट में है। अब ये सर्विसेज को लेकर है कि द यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। यहां क्या था? एक्सपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर था, लेकिन सर्विस सेक्टर में वो सबसे बड़ा है। और कितना है? तो $926 बिलियन है। ठीक है, ये क्या है? ये किसको सबसे ज्यादा करता है? तो मेरे हिसाब से आयरलैंड को करता है। आयरलैंड वाज द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ यूएस सर्विस एक्सपोर्ट्स इन 2022, 9% ऑफ टोटल। इसमें सर्विस एक्सपोर्ट में आयरलैंड भी है और यूके भी आएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट सर्विस इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब यूनाइटेड स्टेट इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा करता है, लेकिन फर्क क्या है कि जो एक्सपोर्ट है वो 926 है और इंपोर्ट कितना है? 680। यानी सर्विस सेक्टर में ट्रेड जो है वो सरप्लस है। ठीक है, तो यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है वो गुड्स में है। और गुड्स क्या है? वो मैन्युफैक्चर होते हैं। और आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा है? तो चाइना। अब थोड़ा सा इसको ट्रेड बैलेंस को फैक्ट्स एंड फिगर में फिर समझते हैं। अब देखो यहां पर क्या स्थिति है। मैं आपको बता रहा था ना, कनाडा, मैक्सिको और चाइना। और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत ही कहां से की है? यहीं से की है। कनाडा, मैक्सिको और चाइना। यहां क्या स्थिति है? कनाडा के साथ -63.33, चाइना के साथ -171 और 295, मैक्सिको के साथ 171, चाइना के साथ 295। अब क्या स्थिति है? ये लगभग 300 है, -300 के करीब, -300। अब जब आप देखोगे ना, आगे आओगे तो आप देखोगे कि चाइना जो है ना, उसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है किसमें? यूएसए के ट्रेड डेफिसिट में, लगभग 17% के करीब। और वो पहली कंट्री है। तो यानी अब जब हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझते हैं, तो यूएस और चाइना के बीच में सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर चाइना है ट्रेड डेफिसिट में, 17% के करीब। अब यूएसए जब देखता है कि भाई चाइना जो चीजें यूएसए में भेजता है, बेच रहा है, और जब यूएसए की चीजें चाइना जा रही हैं, तो दोनों में टैरिफ में कितना डिफरेंस है, उस चीज को हम समझते हैं और फिर वहां से फिर आगे लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच थोड़ा वर्ड्स का रिएक्शन जो है, क्या क्या किया इन्होंने, वो समझते हैं। यूएस ने क्या बोला? 25% ऑन स्टील होगा उन्होंने। अब हमें पिछले फिगर से 3 चीजें समझ में आई कि कनाडा है, मैक्सिको है और चाइना है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा डेफिसिट है ट्रेड में। तो अब क्या है? यूएस ने क्या किया? 25% ऑफ टेरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। ये पहला चीज किया। दूसरी चीज क्या सामने आई? इसके रिस्पॉन्स में कनाडा और ईयू। अब कनाडा का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कनाडा ये कहता है कि वो ट्रेड रिलेशंस में सबसे ज्यादा, मतलब वो अमेरिका से सबसे ज्यादा चीजें मंगाता है। ईयू का ये कहना है कि हम
बहुत सारी चीज़ों पर आपसे परचेज करते हैं। आपने देखा भी कि सर्विसेज सेक्टर में किस तरह से ईयू या यूके का है कंट्रीब्यूशन है, आयरलैंड भी एक यूरोपियन कंट्रीज है। तो वो कह रहा है कि हम रेसिप्रोकल, मतलब आप अगर हम पर बढ़ाओगे तो अब हम इस ट्रेड वार में हम भी इन्वॉल्व होंगे। तीसरी चीज क्या समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि जैसे ईयू से जो अल्कोहल आता है उस पर 52% 200% टैरिफ में लगाऊंगा, क्योंकि यूएसए का जो अल्कोहल है उसके ऊपर, विस्की के ऊपर 50% यूरोपीय यूनियन में टैरिफ है। तो ट्रंप ने तो ऑलरेडी इंपोज भी कर दिया है मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, और 20% लेवी ऑन चाइनीज गुड के ऊपर। तो ये तो रिएक्शन है, ये चीज चालू हो चुकी है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उसको समझना जरूरी है। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा, तो देखिए कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कनाडा और मैक्सिको के ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर इंपोज किया, चाइना के ऊपर इंपोज किया, तो उन्होंने भी रेसिप्रोकल उन सारी चीजों को इंपोज कर दिया। लेकिन उससे इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से इफेक्ट में जा रही है वो समझिए। इससे दो तीन चीजें क्लियर होकर आ रही हैं। पहला, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डिटरमाइन है रीसेट द वर्ल्ड ट्रेड विद द हिज रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जितना आप लगाओगे उतना हम लगाएंगे। और हमने पहले ही बोल दिया कि यूएसए अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स में बहुत, मतलब वो टैरिफ उस ढंग से नहीं लगाता है। देयर इज नो डाउट दैट द मोस्ट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स द यूएसए हैव एंजॉयड लो इंपोर्ट ड्यूटीज इन द यूएसए while exporting their goods. They have kept their own import duties relatively high. At the heart of Trump's reciprocal tariff policy is the simple logic: a tariff imposed on American goods will lead to retaliation. Trump expects that this policy will bring massive dollars, billions of dollars in tariff revenue, but also reduce the US trade deficit significantly. हमने देख लिया, ट्रंप का ये कहना है कि बाहर से आई चीज़ों पर हम टैरिफ लगाएंगे, तो हम टैरिफ लगाएंगे तो विल अर्न द मनी इस टैरिफ के थ्रू, और हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। लेकिन दिस इज द विजन ऑफ द ट्रंप, या ही थिंक लाइक दैट। होगा क्या वो तो अब इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस ही कर रहे हैं। की फैक्ट्स इसमें कुछ चीज समझ लेना है। की फैक्ट है, जैसे मैं इंडिया के एस्पेक्ट्स को भी बताता हूं। अब देखो कि यहीं से आपको चीज समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो विजन है या उनके जो स्टेप्स हैं इतने एग्रेसिव क्यों हैं। पहला, इंडिया को ही देखो। इंडियाज टेरिफ आर मल्टीपल टाइम्स ऑफ व्हाट द यूएसए इंपोजेस। इंडिया के साथ कितना परसेंट है, कितने टाइम्स है, 5.2% पूरे पर। एग्रीकल्चर पर केवल देखोगे ना तो ये 7.8% हो जाएगा, ठीक है। कनाडा से कितना है, ट्रेड पार्टनर्स कनाडा से 1.2 टाइम्स है। मैक्सिको से कितना है, 2.1 टाइम्स। ईयू से कितना है, 1.5 टाइम्स। चाइना से कितना है, 2.3। अब आप समझो इंडिया का 7.8 कर ही दिया, इसमें और ज्यादा इश्यूज क्या सामने आ रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई पिछले 2020 से 24 के बीच में भाई इंडिया जैसी कंट्री के साथ 80% इंक्रीज कर गया है ट्रेड इम्बैलेंस। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो कितना बढ़ गया है, इंडिया के साथ 88.1% बढ़ गया, ताइवान के साथ 147% बढ़ गया, कनाडा के साथ 239% बढ़ गया, साउथ कोरिया के साथ 161% बढ़ गया। तो ये है। और दूसरी चीज है चाइना रिमेन्स द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ दिस डेफिसिट, अकाउंटिंग डॉलर कितना, $295.4 बिलियन। तो दिस फैक्ट्स एंड फिगर, ये इट इंडिकेट्स कि while entering in the USA economy, countries like Canada, Mexico, unions like European unions, countries like UK, even in India, क्या है,
वहां जो टेरिफ है वो रिलेटिवली लो नहीं, बहुत ज्यादा लो है, उनको बहुत ज्यादा यूएसए मार्केट में जाने में आसानी है। बट व्हेन यूएसए ट्राइज टू एंटर इनटू देयर मार्केट, द टेरिफ रेट्स आर वेरी हाई एंड यूएसए इन नॉट इन मूड, मतलब दिस लीडरशिप ऑफ यूएसए इज नॉट इन मूड टू गिव इट लाइक कि नहीं ये चलेगा। और इंटायर ट्रेड इम्बैलेंस में दो $300 बिलियन जो चाइना के तरफ है, एंड चाइना नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक टर्म्स, चाइना इज ऑल्सो इमर्जिंग एज ए थ्रेट फॉर वेस्ट कंट्रीज और ऑल्सो फॉर यूएसए, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पावर, ग्लोबल इम्पैक्ट। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं भैया ये सब हो गया, तो अब हम किस चीज पर फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे, हम अपने ट्रेड को सरप्लस करेंगे, डोमेस्टिक डिमांड को हम बनाकर रखेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिकली करेंगे और इससे हम इकोनॉमी को प्रोस्परस बनाए रखेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। लेकिन अब हमारे मन में सवाल है कि कोई, अब तो यूएसए में बहुत दिनों से यूएसए ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है नहीं, उसका ट्रेड तो डेफिसिट में है। तो एक सवाल है जो इकोनॉमिस्ट जो समझ रहे हैं, या हमें समझना चाहिए बिंग, जब हम सिविल सर्विसेज में इसको देख रहे हैं, कि इस ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी ओनली ए गुड इकोनॉमी, प्रोस्परस इकोनॉमी। गुड इकोनॉमी और प्रोस्परस इकोनॉमी में क्या है कि सबसे पहला है ग्रोथ बना हुआ है, दूसरी चीज क्या है, जॉब क्रिएट हो रहे हैं, तीसरी चीज क्या है कि डोमेस्टिक जो डिमांड है वो भी बना हुआ है, और ये सप्लाई क्या है, क्या हम डोमेस्टिक ही सप्लाई कर रहे हैं या इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जॉब बना हुआ, इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, हमारे वाइटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बने हुए हैं, मतलब साख बनी हुई है, लोग लाकर मार्केट में पैसा भी डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें होने के लिए क्या हमें ट्रेड प्लस होना चाहिए? क्या हमें ऐसी ही इकोनॉमिक प्रोस्परस होती है और ऐसी ही इकोनॉमी गुड मानी जाती है, या कोई सिर्फ पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो ड्राइविंग फोर्स है? पॉलिटिकल कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप देखो अभी 2 अप्रैल के लिए उन्होंने वार्न किया है, लेकिन एल्युमिनियम और स्टील इन सब सारी चीजों में 25% इम्पोज कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि जो रिपब्लिकन है या डोनाल्ड ट्रंप है, उनका वहां के स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट है। तो वो पॉलिटिकली जब वो कैंपेन लीड कर रहे थे, तो डोमेस्टिक इश्यूज में जिसमें वो बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, टेरिफ इज वन ऑफ द वे टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो उनका कहना था कि अगर हमें बाहर से सस्ता स्टील मिलता रहेगा तो हमारे यहाँ का स्टील कौन खरीदेगा। और जब हम देखते हैं तो ये लोग डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या पॉलिटिकल कमिटमेंट एक ड्राइविंग फोर्स है जो पॉलिसीज को इंपैक्ट कर रहा है? ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप में, ये सारी चीजें होती है। यूएसए में डिफरेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, डिफरेंट तरह के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद, या अनदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जिस तरह की लीडरशिप आती है, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को उस ढंग से आगे ले जाती है कि वो अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट को भी पूरा करे और उसका जो इकोनॉमी है वो भी प्रोस्पेरिटी लेकर आए, जिससे उसको दोबारा पावर में चुनकर आने में दिक्कत ना हो। तो ये भी चीज समझने की जरूरत है। इसके अलावा हमने सवाल में क्या था, यूएस एंड इंडिया। तो यूएस का जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन के दौरान करते रहे, और इंडिया की जो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम को भी हमें समझना पड़ेगा इस सवाल का आंसर। यूएस की इकोनॉमी का डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्या है? जब मैं इन्फ्लेशन पर लेक्चर दे रहा था तो मैं बता रहा था कि वहाँ इन्फ्लेशन हायर था आफ्टर कोविड, फिर रेट्स को हाई किया गया, रेट्स को हाई करके रेट्स को कंट्रोल किया गया, फिर डिमांड जो है डाउन हो गई, डिमांड डाउन होने की वजह से प्रोडक्शन डाउन हुआ, फिर जॉब क्रिएशन डाउन हुआ, तो फिर एक लेवल आया कि रेट कट को नीचे की तरफ लाया गया कि फिर हम डिमांड को बढ़ा सकें, फिर उस डिमांड के अगेंस्ट में प्रोडक्शन बढ़ा सकें जिससे जॉब बढ़े। तो ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, सेक्टर वाइज इसको देखना, ये मैक्रो भी है, मैक्रो इकोनॉमी में इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो ट्रंप डोमेस्टिकली
चीजों को, जो इंडस्ट्रीज वहां पर बहुत लंबे समय से सफर कर रही है, उसको भी वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। और साथ में उनका सीधा कहना है कि सारे देश के लोगों को, पूरी दुनिया को सीधा संदेश है कि इफ यू आर नॉट अलाउइंग अमेरिकन गुड्स टू एंटर इनटू योर मार्केट, then face the challenge. We will also not allow to do the same. You will come, but you will come after only paying the extra duties, extra tariff, and it will increase the revenue in dollars, in millions of dollars, in billion of dollars. लेकिन अब इसका क्या implications है वो भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इंडिया का जब आप ट्रेड देखते हो, मैं इंडिया के एस्पेक्ट में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। इंडिया का मैं सारी पिक्चर देख लो तभी तो समझ में आएगा कि किसको कैसे डील करना। इंडिया में देखो पहला जो ट्रेड पार्टनर है वो यूएसए हो चुका है और वो सरप्लस है। वो कितना है? 45.0 बिलियन। मतलब यूएसए के ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया बीइंग ए कंट्री 7वें 8वें, पहले 12वें नंबर पर था, अब 7वें 8वें नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है। और ट्रेड इम्बैलेंस किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ है। और इंडिया का जब इंडिया इन ट्रेड देखोगे तो टॉप जितने भी कंट्रीज हैं उसमें यूरोपीय यूनियन और यूएसए, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबके साथ ट्रेड जो है सरप्लस है ही नहीं, वो डेफिसिट में है। और वो क्यों है? उसका वन ऑफ द मेजर रीजन क्रूड। चाइना के साथ क्या है कि इंडिया में चाइना के मतलब रॉ मटेरियल्स के ऊपर, चाइना के ऊपर पूरे ग्लोब की इतनी डिपेंडेंसीज है कि और वो कहीं मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है, तो उसे मंगाना है। अपितु इंडिया का ये 100 से 85 आ गया है। बाकी हम क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रूड हम डोमेस्टिक डिमांड को बनाए रखने के लिए इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड इंपोर्ट करने में बिल्कुल ट्रेड एक ही तरफ रहता है। मतलब रसिया से हमने लगभग अपने टोटल डिमांड का 20-22% से ज़्यादा ही इंपोर्ट किया हुआ है। तो रसिया के साथ कितना परसेंट डेफिसिट है? 57%। फिर सऊदी अरबिया के साथ भी तेल ले रहे हैं 20%। फिर ये 26% भी ये इराक के साथ है, वो तेल वाला ही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। यानी इंडिया का जो ट्रेड है और पॉलिसी है उसमें जो इम्बैलेंस बना हुआ है उसमें क्रूड का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा चाइना के साथ जो रोल है वो ये है कि हमारे पास हम चाइनीज डिपेंडेंसी, ग्लोबल चाइनीज डिपेंडेंसी है। इसीलिए तो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जा रहा है। इसीलिए तो चाइना इंटायर ग्लोबल में इकोनॉमी में देखो जो प्रोजेक्शन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होगा, तो आप खुद देखो कितना परसेंट आ रहा है, 22.6%। कब तक? ये 2026-23 से लेकर 28 तक का प्रोजेक्शन है। तो ये 22.6 फॉलोड बाई 12.9 और 11.3। अब आप देखो यूएसए, इतनी बड़ी कंट्री जिसका चारों तरफ एक आप कहें कि दुनिया का असली बॉस कौन, तो यूएसए रहा। अब उसका कंट्रीब्यूशन जब शेयर ग्लोबल इकोनॉमी में डाउन होगा और इमर्जिंग इकोनॉमीज का शेयर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर हमें इस रेस में बने रहना है, जिस तरह के प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्शन ये भी है कि 2050 तक, मतलब अगले आने वाले 25 सालों में चाइना एक नंबर पर, इंडिया दूसरे नंबर पर और यूएस इकोनॉमी बाई साइज तीसरे नंबर पर होगी। मैं ये नहीं, ये जीडीपी ग्रोथ और साइज के हिसाब से बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपने हिस्से को छोड़ देंगे, आप अपने डोमिनेंस को छोड़ देंगे, तो फिर तो परेशानी है। तो उसी डोमिनेंस, उसी ग्लोरी, मेक अमेरिका अगेन ग्रेट, इस तरह के नारों के सहारे ट्रंप आए हैं। वहाँ के लोगों के लिए भी उन्होंने वादे किए हैं कि वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जो थ्योरी है, अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई ट्रंप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है, हम इसको सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे। क्या टैरिफ से यूएस का पूरा प्रोस्पेक्ट ही चेंज हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी सही हो जाएगी, क्या होगी? तो थ्योरीज जो हैं, जो टैरिफ को लेकर कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो नेशन इंपोर्ट्स टैरिफ टैक्सेस ऑन इंपोर्टेंट गुड्स फॉर वेरियस रीजन्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जनरेटिंग रेवेन्यू एंड रिस्पॉन्डिंग टू
perceived unfair trade practices, but these measures can lead to complications like higher consumer price, retaliatory tariff and reduced global trade. ट्रंप जो कह रहे हैं वो ऊपर की सारी चीजें कह रहे हैं कि इन्हीं सब चीजों के लिए मैं टैरिफ इंपोज कर रहा हूं, नहीं तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, मतलब आप अगर मेरे गुड्स पर लगाएंगे तो मैं भी लगाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना है। लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक हायर कंज्यूमर प्राइस, ये तो वो मान रहे हैं कि होगा। रिटेलिटरी टैरिफ मतलब वो जितना लगाएंगे बदले में दूसरे देश लगाएंगे। एंड रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड। कल परसों की बात है, यूएसए की तरफ से ये कहा गया कि हाँ वो इन्फ्लेशन आने वाला, रिसेशन आने वाला है, लेकिन ये रिसेशन यूएसए के पक्ष में होगा, थोड़े टाइम के लिए खराब है, लेकिन इससे यूएसए की इकोनॉमी पूरी तरह से बाहर आएगी और यूएसए फिर दुनिया को ड्राइव करेगा। अभी ड्राइव कर रहा है पूरे ट्रेड और इकोनॉमी में। डॉलर ही सबसे मतलब लोकप्रिय या वो ट्रेड का जो ये है करेंसी है, वो डॉलर ही बनी हुई है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हाँ रिसेशन आ रहा है, आने दो, लेकिन ये यूएसए के इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, तो रिसेशन का भी वो कर रहे हैं कि रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड। प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री का हमने एग्जांपल दिया, एग्रीकल्चर का दिया, आगे और डिस्कस करूंगा। जनरेटिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू ले ही रहे हैं डॉलर में। रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेड इम्बैलेंस, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो उनको लगता है यूएसए की तरफ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है उसको बैलेंस कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक रीजन उसको लग रहा है, स्ट्रेटेजिक रीजन का मतलब ये है कि ज़्यादा चाइना जो है बहुत बड़े ताकत के रूप में उभर रहा है, तो उसको इकोनॉमिकली वीक कर दो। अगर वो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा, टैरिफ लगा दो। तो उस यूएसए को लग रहा है मैं चाइनीज गुड्स पर टैरिफ लगाऊंगा, बहुत सारी चीज़ों पर टैरिफ लगाऊंगा, तो इससे चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर होगी। सीधी सी बात है। चाइना के पास अगर इकोनॉमिक पावर बिंग एक माने इकोनॉमी कमज़ोर होगी, तो वो फिर डिफेंस पर, फिर रिसर्च पर, साइंस पर, स्पेस पर कम पावर ये करेगा, तो वो अमेरिका के मुकाबले कमज़ोर बना रहेगा। इसमें एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ टैरिफ्स क्या है वो भी हमें समझना है। हायर कंज्यूमर प्राइस, ये तो हो गया। रिड्यूस ग्लोबल ट्रेड, ये भी हो गया। एक चीज है डैमेज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इस चीज को यूएसए इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहा है। यूएसए का मानना है कि हमारी इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफ होंगी, लेकिन अभी की जो ग्लोबल सिनारियो है उसमें कोविड के टाइम में भी देख लिया कि चाइना जिस तरह से रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग का हब है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा। तो अब यूएसए की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, अगर वो रॉ मटेरियल के लिए दूसरे नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इनका मतलब है कि डिपेंडेंट है तो टैरिफ वार है, तो जितना यूएसए लगाता है उतना दूसरे लगा रहे हैं, तो जो एक प्रोडक्शन का इनपुट कॉस्ट होता है वो बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ गया तो जो कॉस्ट है वो माने कंज्यूमर प्राइस जो है वो बढ़ गई। तो जब कंज्यूमर प्राइस बढ़ गई तो इसका मतलब हो गया कि डिमांड कम हो जाएगा। चीज जब महंगे हो गए तो डिमांड कम हो गया, तो डिमांड कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। एंड ऑल्सो वन मेजर चीज, इंक्रीज इनइक्वालिटी का मतलब है कि टैरिफ कैन लीड्स क्या, its impact it has a potential impact on consumer price and it will lead to higher consumer price. It means कि if in simple language कि if the tariff is imposed on Canadian steel or aluminum and it's a $400, and now due to the domestic challenge raw material जो आ रहा है उसके चैलेंज के $500 है, और ड्यूटी के बाद से कनाडा का $600 पड़ रहा है, और यूएसए में 500 पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो ये तो बढ़ ही गया। ठीक है, बढ़ गया तो ये और लोगों से दूर हो गया। तो जो अमीर हैं उनके लिए तो ये 500 माने नहीं रख रहा है, लेकिन एक कैटेगरी है उनके लिए माना कर रहा है, उनसे ये चीज दूर चली गई। तो इसका मतलब है कि वो इनइक्वालिटी की तरफ हो गई, यानी कुछ लोगों के पास तो उसका एक्सेस है, कुछ के पास नहीं है। तो इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट, जब मैं
इनइक्वलिटी पर इसके पीछे लेक्चर है, वो देख लीजिए। इनइक्वलिटी का इंपैक्ट इमर्जिंग नेशंस में बिल्कुल डिफरेंट है और डेवलप्ड नेशन में बिल्कुल अलग है। वो ग्राफ बनाया हुआ है। इमर्जिंग नेशन में इनइक्वलिटी इस तरह से जाती है और डेवलप्ड नेशन में इस तरह से आती है। लोगों की जीवन प्रत्याशा पर या लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर या बहुत सारी चीजों पर असर पड़ता है, उसको देख लीजिएगा। तो ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी क्या है, मतलब ये चीज है। लेकिन इसमें जो चीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि उनका मानना है कि बुरी चीजें होंगी नहीं, जो होंगी अच्छी चीज होंगी और इकोनॉमी के लिए होगी। अब बात यह है, तो यूएसए के बारे में बात हो गया, उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में बात हो गया। यूएसए के टेरिफ इनिशिएशन से जो ग्लोबल कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसके बारे में बात हो गया। इंडिया के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया के लिए क्या चैनल है? इंडिया का बहुत सारा चीज हायर स्टेक पर है। क्यों है, अब उसको समझिए। इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर को आप देखेंगे ना, तो नंबर 1 कौन है? यूएसए। और सरप्राइजिंगली क्या है कि $45.7 ट्रिलियन जो है, हम सरप्लस हैं। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, लेकिन उसके साथ हम सरप्लस नहीं है ट्रेड में। माइनस कितना? 90 ट्रिलियन के करीब है, जो 88 ट्रिलियन मैंने देखा। ठीक है, हम सरप्लस किसके साथ हैं? एक यूएसए के साथ हैं और एक यूरोपीय यूनियन के साथ हैं। तो यूरोपीय यूनियन के साथ 16 पॉइंट समथिंग है, ट्रिलियन नहीं है, बिलियन होगा, सॉरी बिलियन। ठीक है, तो अब क्या है कि इंडिया के लिए तो सबसे बड़ा ट्रेड यूएसए के साथ है। यूएसए के तरफ से देखेंगे तो किसके साथ सबसे बड़े ट्रेड है? उनके साथ कनाडा के साथ है, मैक्सिको के साथ है, चाइना के साथ है, यूके के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, यूरोपीय यूनियन के साथ है उसमें, और फिर इंडिया के साथ है। माने कंट्री वाइज ये शायद 7वें या 8वें नंबर पर है, और यूरोपीय यूनियन और एशियन कंट्रीज यूनियंस वगैरह को जोड़ दोगे तो ये शायद 10वें या 12वें नंबर पर इस तरह से चला जाएगा। अब जो आप आजकल ऑफिशियली आप व्हाइट हाउस को देखते होंगे या प्रेसिडेंट को देखते होंगे या उनकी टीम को देखते होंगे, तो वो कुछ देशों के ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो वो देश कौन कौन से हैं आपको बता दिया। तो वो क्यों हैं? क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर 1 नंबर पर कौन है? तो चाइना है, फिर वो मैक्सिको है, और उसके बाद से कनाडा आ गया। तो इस तरह की चीज है। इंडिया जो है ये बड़ा दूर है, थोड़ा सा 10वें नंबर पर है। तो ये इंडिया के लिए एक रिलीफ की बात है। दूसरी क्या चीज है कि हम किस चीज में डिपेंडेंट ही नहीं है, हमें खरीदना ही, इंपोर्ट करना ही करना है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया फ्यूल। ठीक है, तो अब हमें इंपोर्ट करना है। तो अब हम पिछले साल हमने यूएस से कितना किया है? 4%। ठीक है, और रसिया से कितना किया है? 34.6। अब हम क्या करें इस इंपोर्ट में, जहां से हम क्रूड को इंपोर्ट कर रहे हैं, अरब से कर रहे हैं और इराक से कर रहे हैं, जहां से हमें सस्ता मिल रहा है। अगर हमने थोड़ा सा कम कर दिया, यूएसए को 4% से उठा के 18 से 22% के करीब लेकर गए। तो जो ट्रम्प का मेजर कंसर्न है कि डेफिसिट है यानी ये ट्रेड जो 47.5.7 के पास है, ये बैलेंस हो जाएगा। और हमारा क्या होगा कि अगर मान लो रसिया के साथ 57% का बैलेंस है, तो वहां हम 45% पर आ जाएंगे। अरब के साथ 18 पॉइंट समथिंग है, तो ये 12% हो जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करके यूएसए की जो शंका, यूएसए का जो इशू है उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है? वी आर ऑल्सो लुकिंग टू परचेज फाइटर जेट्स। तो जो डिफेंस है, आपको मैंने बताया ना, यूएसएसआर के साथ हमारा क्या है, वो डिफेंस की वजह से बहुत ज़्यादा है। अरे यूएसए, सॉरी, रसिया के साथ। तो अब क्या करना है कि अगर हम डिफेंस टाइज की तरफ बढ़ते हैं और परचेज कर रहे हैं, जैसे फ्रांस के साथ हम परचेज में हैं, इस तरह का डिफेंस टाइज इजराइल के साथ भी रखते हैं, तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है जो इंडिया की तरफ झुका हुआ है, इंडिया की जरूरतें भी पूरी होंगी और ये ट्रेड बैलेंस जो यूएसए जिस डोनाल्ड ट्रंप का है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि यूएसए के साथ प्राइम मिनिस्टर जो बायलेटरल ट्रेड की बात कर रहे हैं उसमें F-35 की भी बात आई थी, उस पर काफ़ी सारे एक्शन भी हैं कि F-35 उस तरह से कैपेबल एनफ है कि नहीं, वो अलग डिबेट का टॉपिक है, लेकिन ये ट्रेड को बैलेंस कर देगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक और चीज़ है जो मैंने न्यू ग्लोबल ऑर्डर में बताया था, उसमें यह है कि वेस्ट को चाइना से इशू है लेकिन उसको इंडिया से इशू नहीं है। मतलब एशिया की अदर इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे जापान तो बहुत जल्दी इमरजेंस हो चुका था, साउथ कोरिया का हो गया था, उससे तो वेस्ट को या यूएसए को इशू नहीं है, यूएसए को चाइना के इमरजेंस से बहुत ज़्यादा इशू है। तो क्या चाइना का रिप्लेसमेंट इंडिया हो सकता है? ये यूरोपियन यूनियन को भी इशू नहीं है, वेस्ट के कंट्रीज को भी इंडिया के साथ इशू नहीं, यूएसए को भी इशू नहीं, क्योंकि सिर्फ हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, इंडिया इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए इन ग्लोबल साउथ, वो बैलेंस करता है चाइना को। तो अब यहां हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं ये यहां पर है, द ऑन गोइंग यूएस चाइना ट्रेड विल न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया स्पेशली इन, ये रट लेना है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग टॉयज, टेक्सटाइल एंड लेदर आइटम्स, ये एकदम ध्यान रखना है। और इसके अलावा क्या करना है, आगे की स्लाइड में, negotiations are going to be tough in agriculture given its sensitivity in India. From the US perspective, its top agriculture exports include soybean. अब आप जाओ और एक हफ्ते का न्यूज़पेपर पढ़ो, सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा यूएस कहाँ एक्सपोर्ट करता था, चाइना में, उसके 3 फॉर्म को वहाँ बैन कर दिया गया, मैजे एंड कॉटन। अब इंडिया की तरफ ऑन व्हिच इंडिया इम्पोजेड टैरिफ कितना है, 45%, इस पर कितना है 50%, कॉटन पर कितना है 5%। तो क्यों कॉटन पर 50% नहीं है, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। तो किस मार्केट को ओपन करना है नहीं करना है, डोमेस्टिक जो हमारी डिमांड, और वो डिमांड में हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए इस तरह से डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना कहना है कि ये 5% हो गया। इसके अलावा क्या है, होपिंग 150% टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन फूड प्रिपरेशन, अनदर मेजर एक्सपोर्ट इंटरेस्ट आइटम ऑफ यूएसए, स्किम्ड मिल्क पाउडर अट्रैक्ट्स ए ड्यूटी ऑफ 60%। द बेस्ट वे फॉर इंडिया क्या है, टू बी निगोशिएट टैरिफ रेट कोटाज एंड गिव सम एक्सेस टू यूएस प्रोडक्ट्स। और क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना कि बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा यूएसए के साथ, तो इससे क्या सॉल्व होगा वो देखिए कितनी मजेदार चीज है। इन रिटर्न इंडिया कुड आस्क फॉर ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर इट्स मेनी एक्सपोर्टेबल एग्री प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर के लिए ओपन हो जाएगा, हमारे अंगूर वहां जा सकते हैं, मैंगो जा सकते हैं, बनाना जा सकता है, इंडिया स्नैक्स जा सकता है, फूड प्रिपेयर फूड जा सकता है, पैकेज्ड आइटम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यूएसए की जो फूड इंडस्ट्री है उसके मानक बहुत ही हायर एंड पर हैं, तो हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वी विल टेक केयर ऑफ द जो यूएसए के मानक हैं, उस स्टैंडर्ड को हमें मीट करना पड़ेगा। जैसे आप साधारण शब्द में समझिए कि इंडिया का कोक और यूएसए के कोक के इंडिग्रेंट्स या अलग अलग हैं क्या, अगर अलग अलग हैं तो ऐसा क्या है जो यूएसए स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, यहाँ का कोक या पेप्सी या जो कुछ भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। टेकिंग केयर ऑफ देयर सैनिटरी एंड साइकोनेटरी स्टैंडर्ड्स कंसर्न, इंडिया नीड्स टू डू दिस होमवर्क टू फ्रेम ए विन विन स्ट्रेटेजी। और इससे क्या फायदा है, इससे अब फायदा ये है कि देखो, इंडिया इज नॉट चाइना, West and USA had more faith on India with respect to the China. India is deeply involved with USA, not in terms of trade, also in a strategic partner in global south, not reacted till date of tariff issue पर India उस तरह से violently कुछ बोला ही नहीं है। और इसके अलावा क्या है, looking to have a bilateral trade agreement with USA। तो इतने सब चीज के बाद USA जैसी कंट्री जो कभी दुनिया की इकोनॉमिक पावर थी, हब थी, वो चाइना के इमरजेंस के चैलेंज को देखती है, फिर अपने डोमेस्टिक चैलेंज को देखती है, और वहाँ की जो लीडरशिप है वो
एक मैंडेट लोगों के बीच में से लेकर आई है, वो इस चीज का मैंडेट लेकर आई है कि हम वहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे कि अमेरिका के लोगों के लिए ग्लोबल मार्केट अच्छी शर्तों पर अवेलेबल होगा। हम इस तरह का कमिटमेंट लेकर वहाँ की गवर्नमेंट आई है कि हम इस तरह का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो नॉट टुवर्ड्स यूएसए, तो रेसिप्रोकल तो हम करेंगे ही कि अगर हम पर हमारी, जैसे हम किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि उस चीज को बराबर करेंगे। खासकर जो जिससे सबसे ज्यादा है, जैसे चाइना, मैक्सिको, कनाडा जैसी कंट्री है, तो ये इन सारों देशों के साथ करेंगे। और जब हम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, चाइना को तो वो अलग ढंग से डील कर रहा है, बट दे आर नॉट डीलिंग इन सेम मैनर दे डील चाइना। इंडिया के साथ उस सेम मैनर में डील नहीं करते हैं। तो अब इसमें टेक अवे क्या है? अब टेक अवे है, अब हमारे सवाल को लेकर चलते हैं और फिर हम वही समझेंगे कि टेक अवे और क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। सॉरी, दिस वन। 1 minute please। Yes। ये सवाल था ना हमारा, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अपकमिंग ट्रेड वार बिटवीन मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज, वो तो आपने देख ही लिया। What are the potential opportunities and challenge for emerging economies like India? Potential opportunities क्या है? तो पहली potential opportunities क्या है? हमें ये बताना है कि upcoming trade war which is initiated by USA as it's the political vision of President Trump. The major point of political economic vision of President Trump is tariff. So they are going to increase tariffs. तो tariff से क्या हो रहा है? तो वो बदले की भावना से दूसरे देश भी टेरिफ लगाए, तो एक अपसेट है, किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज कैसे है इंडिया के लिए? पहली चीज है कि ये वार टुवर्ड्स चाइना ज्यादा है। तो क्या इंडिया कैसे इस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटीज यूज कर सकता है? तो क्या वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है? क्या बीइंग ए मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। दूसरी चीज क्या है? पोटेंशियल थ्रेट क्या है? पहले थ्रेट है कि ग्लोबल जो आउटपुट है, यानी जो ये क्या कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है, डिमांड नीचे की तरफ जा सकती है। फिर उस कंडीशन में इंडिया ने अपने को कैसे बचा के रखा है? 3 दिन पहले का अखबार है, पढ़िएगा। इंडिया क्लियरली है कि अगर बाहर का डिमांड कम भी हो रहा है तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड बना हुआ है। और इसी चीज को तो ट्रम्प भी करना चाह रहे हैं ना, कि वो डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो हाँ एक लंबे समय से नहीं है। और वो इंक्रीज करके क्या चाह रहे हैं कि मतलब डोमेस्टिक डिमांड को डोमेस्टिकली सर्व किया जाए। तो इंडिया ने उस बल पर अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को बनाए रखा है। यानी कहने का मतलब है कि इस न्यू टेरिफ वार में पहला चैलेंज इंडिया के लिए क्या है कि जो हमने देखा कि इंडिया चाइना के पीछे टोटल इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी आउटपुट है 10% 12% के करीब, वो बना के रखे। तो वो कहां से बना के रखी है? तो डोमेस्टिक डिमांड से बनाकर रखा गया है। दूसरा क्या है कि क्या we can replace China, as we are one of the more favorite nation with respect to China. West and G7 and USA can rely on it. So can we go to the next phase of the Make in India movement? तीसरा क्या है? Can we solve it in a tricky situation like importing the क्रूड ऑयल? हम यूएसए की तरफ शिफ्ट कर गए, वी विल गो टू द मेजर डिफेंस टाइज विथ यूएसए। सो वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो चीज होगा। अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज। अपॉर्चुनिटीज और क्या है? अब आप देखो अपॉर्चुनिटीज क्या है।
हम यूएसए के साथ बात कर सकते हैं कि हमारे एग्री प्रोडक्ट के लिए आप अपने मार्केट को ओपन कर सकते हैं। कैसे कि विल अलाउ देम टू इंटर इन आवर मार्केट, जो जस्टिफाइड है। कुछ प्रोडक्ट, अब हार्ले डेविडसन की जो बाइक है उस पर 40% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का क्या फायदा, उसको आप अलाउ कर दो तो हमारे 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 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी वहां जाने के लिए है। अब जिस प्रकार से लेबर इंटेंस मार्केट है जिसको हमने आपको बोला था, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री है उसको हमने बोला था, जैसे टॉय इंडस्ट्री है उसको हमने बोला था, इसके अलावा लेबर इंटेंस मार्केट को बोला था। इसलिए अपकमिंग जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, जिसमें एक तरह से इंडियन लीडरशिप ही इसको ड्राइव कर रही है, उसमें इंडिया बहुत आगे जा सकता है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है उसमें इंडिया आगे जा सकता है। इंडिया का स्पेस मिशन भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। और चैलेंज क्या है कि हमें अपने ग्लोबल शेयर को बढ़ाना है। तो जो भी प्रेडिक्शंस है आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, या जो बड़ी एजेंसीज है, उसमें तो है ही है कि चाइना को, इंडिया फॉलोड बाय चाइना, इंडिया विल बी द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अपकमिंग 25 ईयर। मोदी जी का भी एक विजन है 2047 तक डेवलप्ड नेशन। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या नहीं, इंडिया में इनइक्वलिटी को कैसे एड्रेस करेंगे, पॉवर्टी को कैसे एड्रेस करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर हैं, जैसे आज भी, आज देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आज समझना इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, अब ये नहीं कि हम किस एस्पेक्ट में बात करें कि हर लोग बहुत ज्यादा ये प्रोस्परेट हो गए, ये नहीं है। मान लो कि इंडिया का जो भी ग्रोथ रेट है, तो जो ग्लोबल पाई चार्ट है उसमें क्या है, चाइना है, इंडिया है, यूएसए है और यूरोपियन, ऐसे ऐसे करके है। लगभग 30% के करीब चाइना का है। तो अगर ये चाइना है, ये इंडिया है, ये यूएसए है, ये यूरोपियन नेशंस हैं, ये यूके है, ये अदर कंट्रीज है, 50 साल बाद क्या ये फिगर होगा? इस फिगर में इंडोनेशिया जैसे देश, ब्राजील जैसे देश, रसिया जैसे देश ऐड ऑन होने वाले हैं, जो प्रोजेक्शन है। तो इस चीज को इंडिया तो बना कर रखी हुई है ना। आज 140 करोड़ की आबादी में भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ से, जो ग्लोबल आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इस तरह की चीज है। अब इसमें देखो कैसे क्या है, दूसरे सवाल को, हाउ कैन इंडिया लेवरेज द सप्लाई चेन डिस्पर्सन। सप्लाई चेन डिस्पर्सन का क्या, किसी चीज की कमी हो जाना, जिसकी डिमांड है कमी हो जाए, मिल ही नहीं रहा है। तो अभी आप देखो कैसा क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम चालू हुआ था। क्या हुआ, हमने उठा के सेमीकंडक्टर को लेकर एक कंपनी चालू कर दिया। अब इंडिया सेमीकंडक्टर में खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो जो विपदा है, विपदा में अवसर, यानी जो प्रॉब्लम है जो ग्लोबल है, उसमें इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए हमेशा है, हम अच्छा कर गुजरेंगे, ये करेंगे। इस क्वेश्चंस को लेकर जो जो चीजें हो सकती थी वो सब हमने बता दिया कि हाउ कैन इंडिया लेवरेज बूस्ट इट्स ट्रेड, कैसे कर सकता है, तो कैसे अपॉर्चुनिटी है ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। नॉट विथ रिस्पेक्ट टू यूएसए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एरा, कि इंडियन इकोनॉमी बनी हुई है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, लेबर इंटेंस मार्केट में, क्लॉथ्स में, टॉयज में, इवन एग्रीकल्चर के फील्ड में। दूसरा हमने क्या किया, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला ही, चाइना के ऊपर जो पूरी डिपेंडेंसी है, जिससे ग्लोबल पावर और जो करंट लिबरल ऑर्डर के G7 कंट्रीज हैं उन लोगों को उतनी रिलायबिलिटी नहीं। रिस्क सच एज सप्लाई चेंज का हमने बता ही दिया, सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल दिया। इसके अलावा अब हमारी इकोनॉमी में आप समझो क्या क्या है, किस तरह से इंडिया इस चैलेंज को लेकर आ रहा है। इंडिया का जब आप पूरा ट्रेड डेफिसिट देखोगे तो सबसे ज्यादा किस नेशंस के साथ है, दो चीजों को मिलाकर है, एक है क्रूड और दूसरा है डिफेंस। अब आप डिफेंस सेक्टर के इनिशिएटिव उठा लो कि हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, डिफेंस में भी पहले क्या था, पूरी डिपेंडेंसी हमारी रसिया के ऊपर थी। अब क्या है, हम फ्रांस से भी चीजें खरीद रहे हैं, हम यूएसए की तरफ भी जा रहे हैं। यूएसए की तरफ जाने से क्या हो रहा है, नॉट इट इज बैलेंसिंग द ट्रेड, इट इज ऑल्सो कटिंग द, मतलब टोटल डिपेंडेंसी ऑन रसिया। क्योंकि रसिया कभी कभी चाइना, मतलब चाइना के साथ होने की स्थिति में उसका क्या रोल होगा। तो देखो किस तरह से हमारा इमरजेंस है। दूसरा क्या है, क्रूड है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। अब भैया हम इराक से क्या है, इराक से क्रूड ही मंगा रहे हैं, उसी के बल पर ट्रेड डेफिसिट है। और क्या चीज है, तो और दूसरी चीज क्या, अरब से क्या मंगा रहे हैं, क्रूड मंगा रहे हैं। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्रूड को हटा के अब हमने क्या किया है, मिशन हाइड्रोजन किया हुआ है ना, मिशन हाइड्रोजन।
मिशन हाइड्रोजन के अलावा क्या किया हुआ है, हम बायोफ्यूल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर ये हम लोकली जनरेट करने लग गए तो आप सोचो कि टॉप 10 जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम डेफिसिट ही हमारा इसलिए है क्योंकि हम क्रूड और डिफेंस सेक्टर पर जा। तो इस प्रकार से इन अपकमिंग डेज, और हम क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हैं। जिस तरह से छोटी सा एग्जांपल है एप्पल का, टाटा के साथ टाइप, एप्पल के फोन यहाँ बनने लगे। इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, तो with our own capacity we are emerging economy and we are trying to replace China as a global manufacturing hub। ये डाटा फैक्ट्स एंड फिगर चिपका दो और ट्रेड के कुछ फिलोसफीज को जो हमने लिया वो ले लो और इस क्वेश्चंस को डील करो। आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको अल्टीमेटली लिखना तो 300 से 400 वर्ड्स में ही है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि इसके अलावा इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को डील किया। आपको अगर इसको लेकर कोई भी कमेंट हो तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर नोट डाउन कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9810225789। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कॉल मैं पिक नहीं करता हूं तो कॉल बैक करूंगा। आपको तक्षशिला यूपीएससी, तक्षशिला की स्पेलिंग हमारी थोड़ी अलग है, TAXILA UPSC@gmail.com। इस पर भी मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किस तरह के टॉपिक देखना चाहेंगे। इसके अलावा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में बिल्कुल अलग चैनल, करंट अफेयर्स इन हिंदी फॉर सिविल सर्विस एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम, ऐसे करके एक अलग चैनल होगा, वहाँ पर भी करूँगा। और मेरा क्लासरूम प्रोग्राम आने वाला है, उस क्लासरूम प्रोग्राम में आप इनरोल होइए। तो हफ्ते में 4 से 5 दिन करंट अफेयर्स को ही हम डील करेंगे और ऑफलाइन भी करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा मिल गए तो ऑफलाइन भी करेंगे और हम टॉपिक्स को टच करेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो करंट अफेयर्स का इवेंट है उस पर क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस को लेकर 40-50 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे, जितने देर का टॉपिक है उसमें आपके साथ रूबरू हूँ। और आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। आपसे बात करके अच्छा लगेगा और आपके कमेंट्स देखकर और भी अच्छा लगेगा। बात करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फ़ोन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, सॉरी 9810225789। थैंक यू।